आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो तो हिंदी में रहेगा, लेकिन जो हमारे पीसीआई के प्रेसिडेंट है आज आईपीसी के लिए नागपुर महाराष्ट्र में आए हैं, तो उनका जो वेलकम है, स्वागत है, वो तो मराठी में ही होना होता है. तो सर, तुमचं महाराष्ट्रात खूप खूप स्वागत आहे सर. तर आज हम पीसीआई प्रेसिडेंट जो मोंटू कुमार पटेल सर जी है, इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं. आज का इंटरव्यू थोड़ा अलग रहेगा. ये इंटरव्यू कोई मीडिया वाले ले नहीं रहे. ये इंटरव्यू फार्मेसी प्रोफेशन के लिए जो डेडिकेशन से काम कर रहे प्रेसिडेंट सर, उनका इंटरव्यू मैं खुद ले रहा हूँ, जो कि मैं भी खुद फार्मासिस्ट हूँ. आई हैव कंप्लीटेड एम.फार्म इन फार्मास्यूटिक्स. और हमारे प्रोफेशन में जो कुछ भी दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में सर जो कुछ काम कर रहे हैं, ये सबसे मतलब इंडिया के सबसे यंग और डायनेमिक प्रेसिडेंट सर है. तो इनका जो प्रवास रहा है वो कैसे रहा है, इसके बारे में हम बोलने वाले हैं. तो सर, आप सबसे मतलब यूथ प्रेसिडेंट है, और आज तक ऐसा रहा है कि पीसीआई में जो कुछ रहे हैं वो ज़्यादातर टीचर लोग रहे हैं. और आप कम्युनिटी फार्मेसी से होके भी जो फार्मेसी प्रोफेशन में जो कुछ भी इशू आ रहे हैं उसके बारे में आप काम कर रहे हैं. तो आपका ये जो जर्नी रहा आज तक पीसीआई प्रेसिडेंट, इसमें कुछ दिक्कतें आई या फिर आप प्रोफेशन के लिए जो कुछ भी किया उसके बारे में बताइए. Namaskar. Thank you for welcoming in Nagpur IPC, and thank you to pharmacist of the Nagpur कि मुझे आपके समक्ष जो मेरी फार्मेसी काउंसिल इंडिया की बात रखने का मौका दिया. पहले तो मैं गुजरात फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट अभी भी हूँ और पिछले 4-5 साल से मैं वहाँ पे भी ड्यूटी सर्व कर रहा हूँ. तो बेसिकली जो फार्मासिस्ट के प्रॉब्लम्स, टीचर स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम है, वो मैं डायरेक्टली सुनता था. बाद में मुझे मौका मिला, पीसीआई प्रेसिडेंट का जवाबदारी मिला, चुना हुआ और हम अच्छी तरह जीत के आए. बाद में पूरा फार्मेसी काउंसिल इंडिया में, पूरे इंडिया में देखने जाए तो 3500-3600 इंस्टीट्यूशन है और हमारे फार्मासिस्ट तो लाखों में हैं. फिर भी वो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन पे रूल कर रहे थे. हमारे टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे, या तो टीचर्स को भगा दे रहे थे, या तो कभी भी उनको बोल देते थे कल से मत आना ड्यूटी पे. तो एक कोरोना की तरह उन्होंने एक डर बना दिया था टीचर्स पे मैनेजमेंट ने. तो वो डर दूर किया हमने. हमारे आने के बाद हमारी टीम जो पूरी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, वो सभी लोगों ने एक डिसीजन लिया कि इस बार इतनी हिस्ट्री में कभी फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने सीट कम नहीं की थी. तो पहली बार हमने सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखे, सारी कमियां निकाली. टीचर्स नहीं थे, वहाँ सीट्स कम की. जो वैसे ही फर्जी चल रहा है उनको नोटिस दिया कि क्यों ना कॉलेज आपकी बंद करवाए. बाद में सब मैनेजमेंट को पता चला कि अब फार्मेसी काउंसिल इंडिया में पहले जैसी काउंसिल नहीं रही. अब हमको प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करने बराबर. पड़ेंगे, टीचर्स रखने पड़ेंगे, फार्मासिस्ट को अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी और स्टूडेंट को अच्छी फैसिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए देनी पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ हमने फार्मेसी काउंसिल इंडिया में 6-8 महीने में यही पे ही काम किया है. और अभी के सिचुएशन आप देखने जाओ तो पूरे इंडिया में टीचर्स मिल नहीं रहे हैं. इतने सारे फार्मेसी इंस्टीट्यूशन इतने सालों से चल रहे थे, विदाउट टीचर चल रहे थे. वो आप अब आप जजमेंट लगा सकते हो. अभी भी वो टीचर्स ढूंढ रहे पर मिल नहीं रहे. तो टीचर्स की इतनी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वैसे भी टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ही रिसेशन था, इसीलिए कोई टीचिंग प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहता था फार्मेसी. अब इतनी डिमांड हो चुकी है, तो अगले 2-3 साल में अगर टीचर्स अच्छे आएंगे तभी ये डिमांड पूरी हो पाएगी. और जितने भी टीचर्स थे उनकी सैलरी का भी बढ़ोतरी मिल गई, उनको प्रमोशन मिल गया. जो एक मसला टीचर्स का रुका हुआ था प्रमोशन को लेकर, कैडर रेशियो को लेकर, वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया की हमारी सेंट्रल काउंसिल मीटिंग में हमने डिसीजन लिया कि हम यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो करेंगे. तो बहुत सारे टीचर्स को उस हिसाब से प्रमोशन भी मिला. और जो लोग यूजीसी के नॉर्म्स हमने जो सर्कुलर निकाला है वो फॉलो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में उनकी भी सीट्स हम कम करेंगे, या तो उनको हम कैसे भी करके वो नॉर्म्स फॉलो करने के लिए वो कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे. सर, और इसी को लेके एक अगला सवाल है. ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि आज इंजीनियरिंग की जो सिचुएशन है, ड्यू टू नंबर ऑफ कॉलेजेस, एक सैचुरेशन आ रहा है इंजीनियरिंग में. कोरोना के बाद मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए बहुत इच्छुक है. लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ रहे हैं, इससे आगे जाके सैचुरेशन आ सकता है क्या फील्ड में, और अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे पीसीआई? अभी आप कोरोना के बाद देखने जाओ तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बना है.
इतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। एक ढक्कन है तो बॉटल का ढक्कन बनाने से लेकर स्टिकर ऊपर जो लेबल आता है उसकी भी बड़ी इंडस्ट्री है। एक्सिपिएंट की बड़ी इंडस्ट्री है, एपीआई की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फॉर्मुलेशन की बड़ी इंडस्ट्री है। अब मेडिकल डिवाइस जो कोरोना के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। अभी आपको पता है कि कोरोना के बाद सब लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं ले रहे, तो गोलियां या तो न्यूट्रिशन दवाई ले रहे हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आने वाले समय में नहीं, अभी के समय में फार्मासिस्ट की डिमांड इतनी है, क्योंकि कोरोना में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक ही बिज़नेस चल रहा था, फार्मेसी बिज़नेस, बाकी सब बिज़नेस बंद है। तो वो लोग को बिज़नेस लगता है, पर हम फार्मासिस्टों ने तो सेवा की, सर्विस बराबर। क्योंकि कार्डियक और डायबिटिक की दवाई भी नहीं सप्लाई होती, तो लोग कोरोना से ज़्यादा उससे ज़्यादा मर जाते। फिर भी हमारे फार्मासिस्टों ने अच्छी सर्विस की और सबको पता चला कि फार्मासिस्ट का रोल एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम में रोल है और एक अच्छी तरह से काम किया जा सकता है। तो बाद में सब अभी देखने जाए तो फार्मेसी काउंसिल इंडिया में 1500 से ज़्यादा मीन्स 2200 कॉलेजों की न्यू एप्लीकेशन आई है कि नई कॉलेज ओपन करनी है। फिर भी हम क्वालिटी को ध्यान में रखकर जिनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन्होंने अच्छे टीचर्स को अपॉइंट किया, उन लोगों को हम परमिशन दे रहे हैं। बाकी लोगों को, बहुत सारे लोगों को हमने रिजेक्ट भी दिया। उसको लेकर भी बहुत लोगों की नाराज़गी है, लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं। फिर भी हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स को अगर वो सैलरी नहीं देना चाहते और कॉलेज खड़ी करना चाहते नहीं, तो वैसे फर्जी लोगों को हम फार्मेसी प्रोफेशन में एंट्री नहीं देंगे, और जो अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं उनको ही हम परमिशन देंगे। वैसा फार्मेसी काउंसिल इंडिया का एक मानसिकता है। और आने वाले समय में जो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनके लिए फार्मेसी काउंसिल इंडिया जॉब पोर्टल का भी हमने अभी बना दिया है। उसका लॉन्चिंग अभी बाकी है, वो अभी विद इन 1 मंथ हम उसका लॉन्च करेंगे और पूरे इंडिया के फार्मासिस्ट को, जहाँ-जहाँ इंडस्ट्री में, एकेडमिक में, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या तो रिटेल फार्मासिस्ट, जहाँ पे भी जॉब है, वहाँ हम एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेंगे और सभी फार्मासिस्ट को जॉब देंगे। अभी सर आपने बात की कि जो डिफरेंट सेक्टर है मतलब टीचर लोग रहेंगे, इंडस्ट्री रहेंगी या फिर बहुत सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन रहता है। तो ऐसा देखा जाता है कि टीचर लोग अलग दिख रहे हैं या फिर कोई अलग इंडस्ट्री वाले अलग दिख रहे हैं। तो इन सब को जो हमारा पीसीआई एज़ अ हायर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम उनको एक साथ लाने के लिए आपका क्या विज़न रहेगा आगे का? जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बना, तब से मेरा यही एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम सब लोग ऐसे अलग-अलग फील्ड में बँटे हुए हैं, एकेडमिक, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, फार्मासिस्ट या तो केमिस्ट, रगिस्ट। तो अगर हम फार्मासिस्ट के बैनर में आ जाएँगे, क्योंकि वैसे तो हम सब फार्मासिस्ट हैं, तो फार्मासिस्ट के बैनर में आ जाएँगे, क्योंकि आप समझो कि फूड एंड ड्रग्स में भी सारे फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी काउंसिल इंडिया में भी सारे फार्मासिस्ट हैं, तो रेगुलेटर्स में भी सारे फार्मासिस्ट हैं और प्रोफेशन में भी हम सब फार्मासिस्ट। तो एक फार्मासिस्ट के बैनर में अगर हम आ जाएँगे, तो एक अच्छा एक मैसेज जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स भी अलग-अलग होते हैं, ऑर्थोपेडिक होते हैं, गायनेक होते हैं, फिर एमडी मेडिसिन्स होते हैं, पर वो लोग एक डॉक्टर के बैनर में बराबर। काम करते हैं। वैसे ही फार्मासिस्ट, अगर इंडिया के फार्मासिस्ट काम करना शुरू कर दिए, तो मुझे लगता है आने वाले समय एक फार्मेसी प्रोफ़ेशन को अपने जो समाज के लोग और हमारे जो सोशल में लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी हमारा रिकॉग्नाइज़ेशन करेंगे और गवर्नमेंट भी हमारा रिकॉग्नाइज़ेशन करेगी। सर अभी बात की कि फार्मेसी प्रोफेशन के कैडर के बारे में आपने थोड़ा बताया। तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इश्यू है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में एमपीएससी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग जहाँ से गवर्नमेंट से रिक्रूटमेंट होती है। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट रहते हैं जैसे कि महिला बाल कल्याण विभाग हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे एज़ अ फार्मासिस्ट हम एलिजिबल रहना चाहिए। क्योंकि नर्सिंग वाले रहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, लेकिन एज़ अ फार्मासिस्ट हम एलिजिबल नहीं रहते। तो पूरे इंडिया में हम सब लोगों को वहाँ पे जैसे फॉरेस्ट हो गया या फिर महिला बाल कल्याण डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट में अपॉर्च्युनिटी मिले इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे आगे? अभी मेन तो यूपीएससी है पूरे इंडिया में। बराबर। तो यूपीएससी में हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है डॉक्टर अतुल नासा जी, उनको हमने ऑलरेडी ऑथोराइज़ किया है कि आप कैसे भी करके, क्योंकि वो यूपीएससी में एडवाइज़र भी है। तो फार्मेसी सिलेबस को कैसे इंक्लूड हाँ, किया जाए चॉइस बेस्ड हाँ, बराबर। यूपीएससी में,
और अगर यूपीएससी में आ गया तो स्टेट में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो हिसाब से हम प्रयत्न कर रहे हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फार्मासिस्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, दूसरे प्रोफेशन की तरह, वैसा हमारा प्रयत्न शुरू है। सर आपका जो काम है बहुत अच्छा है। हमने बहुत बार सुना है कि आप सिलेबस के बारे में चेंजेस लाने वाले हैं। तो अभी सिलेबस में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या फिर आपने बहुत बार बताया कि हम चेंजेस लाने वाले हैं। तो अभी कैसे देखा जाता है एज़ अ फार्मासिस्ट कहेंगे तो सिर्फ़ ड्रग डिस्पेंसिंग इतने तक हम लोगों को सीमित देखा जाता है। तो फार्मासिस्ट का जो रोल है वो बढ़ने के लिए आप मतलब क्या चेंजेस करने वाले हैं? अभी सिलेबस का आप देखने जाओ कि पूरा आप मैंने पहले ही बोला कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना है। हमको फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ाना है, तो हमको सिलेबस तो पहले चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पूरी टीम काम कर रही है और पूरा सिलेबस हम स्किल बेस पे बना रहे हैं। जैसे कि जिसको इंडस्ट्री में जाना हो तो इंडस्ट्री की तरह, जिसको कम्युनिटी फार्मेसी में जाना है तो कम्युनिटी फार्मेसी। तो पूरा सिलेबस हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, पर उसका डिटेल्स देने के लिए बहुत टाइम लगेगा मुझे। तो अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम पूरा ही एक स्पेशलाइजेशन बेस पे हम पूरा सिलेबस नया चेंज कर रहे हैं, डिप्लोमा से लेकर मास्टर के प्रोग्राम तक, और सारा चेंज हो जाएगा। बाद में जो सिलेबस बनेगा, हम आगे ऐसा भी सोच रहे हैं कि जैसे मास्टर के प्रोग्राम, एम-फार्म जैसे पीजी का प्रोग्राम है, अगर हम सीधा इंडस्ट्री को भी देना चाहते हैं, तो मेरी सोच है कि सारे काउंसिल के मेंबर एग्री करेंगे, गवर्नमेंट एग्री करेगी, तो जो मास्टर ऑफ फार्मेसी है वो सीधा हम इंडस्ट्री को ऑथराइज़ करेंगे और वहाँ पे ही एम-फार्म बच्चों को पढ़ाया जाएगा और वहाँ से ही अगर वो अच्छा बच्चा है तो उनको सीधे जॉब भी मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, उनका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। तो ये हम चेंज करने वाले हैं। दूसरा है कि जैसे डिप्लोमा फार्मेसी का पूरे इंडिया में विलेज विलेज का देश है हमारा और बहुत ही पुअर पॉपुलेशन भी है विलेज में, तो वहाँ बच्चों को पढ़ाई करके तुरंत जॉब मिल जाए या तो वो खुद का बिजनेस कर सके, इसलिए डिप्लोमा हम शुरू रखेंगे। और उनको भी अच्छी तरह ट्रेन किया जाए। इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो हमारी भारत सरकार एवरी ईयर चेंज करती है, इसेंशियल ड्रग लिस्ट को पेशेंट काउंसलिंग करके कैसे पेशेंट को नॉलेज दिया जाए, पुअर पीपल को या तो जो हाई क्लास पीपल है उनको कैसे नॉलेज दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि फूड जो अपने न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे डायटिशियन, वो तो 1 साल की पढ़ाई करते हैं और सिर्फ़ फूड की ही करते हैं कि कौन-सी फूड लेना है, नहीं लेना है। जैसे हमारे फार्मासिस्ट तो ड्रग्स और फूड्स दोनों का इंटरेक्शन भी जानते हैं और कौन से ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट आएगी, कौन सा एमिनो एसिड, कौन सा फैटी एसिड, जितना भी है, वो सारा हम फार्मासिस्ट जानते हैं। तो आगे जाके जैसे डायटीशियन प्रैक्टिस करते हैं, वैसे फार्मासिस्ट भी प्रैक्टिस करें और उनका पेशेंट काउंसलिंग का है तो ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन का जो भी नॉलेज शेयर करें, उनसे वो चार्ज भी ले सकते हैं। वैसा हम काम करने वाले हैं और आगे जाके पूरे इंडिया में जो अच्छे फार्मेसी स्टोर हैं जैसे महाराष्ट्र में एम+एम का मॉडल अच्छी तरह चल रहा है, उनको भी हम ऑथराइज़ करेंगे और उनको फार्मेसी का डिप्लोमा फार्मेसी को ट्रेनिंग सेंटर उनको ही स्टोर को ही बनाएँगे और जिससे डायरेक्ट कि डिप्लोमा के स्टूडेंट को स्किल बेस और वो बाहर निकल के खुद का बिज़नेस करेंगे या तो वहाँ पे अच्छी जगह जॉब करेंगे। तो पूरा हम पेशेंट काउंसलिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है। आपने ग्रामीण भारत के बारे में बताया तो ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट रहता है फार्मेसी का, वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जो टीचर्स वगैरह होते हैं, उनका ट्रेनिंग कभी-कभार अच्छी तरह से नहीं रहता और जो ग्रामीण भारत से स्टूडेंट होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं मिलता, सिर्फ़ डिग्री जैसा रहता है। तो जो सिलेबस का आपने मॉडिफ़िकेशन बताया, उसके साथ-साथ ही जो टीचर्स हैं, एकेडमिक्स में जो लोग हैं, वो किस तरह से एक फार्मेसी प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? उनको आप क्या मैसेज देंगे? अभी जो आपने बोला ग्रामीण का, वैसे विकास बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। तो जो टीचर्स और स्टूडेंट हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए अभी हम सोच रहे हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी और जो कंप्यूटराइज़ को जैसे डिजिटल इंडिया का कैसे भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया मीन्स अच्छी तरह शिक्षा मिले और वो पुअर पीपल है तो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर शिक्षा मिले जिससे लोग आगे बढ़ पाएँ। उनके लिए हम सोच रहे हैं कि अच्छी तरह एक सिलेबस का ही एक सॉफ्टवेयर बनाएँगे, वहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग या तो ऑनलाइन
कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके पूरे क्लासरूम को प्रैक्टिकली ट्रेनिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दे सके, वैसा हम प्लान कर सकते हैं। वो भी हमारे अभी प्रपोज़ल में है। और बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मेडिकल डिवाइस में इतना इम्पोर्टेंस रोल है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी हम कैसे भी करके हमारे सिलेबस में इंक्लूड करेंगे। फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मीन्स इंजीनियर्स, मेडिकल डिवाइस में इंजीनियरिंग का भी ज़रूरत पड़ता है, तो उनको भी हम ऐड करेंगे। तो बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम तो करेंगे, और साथों साथ जो टीचर्स और स्टूडेंट की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे इंडिया में करेंगे। ठीक है सर। और जाते-जाते आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, लेकिन जाते-जाते आखिरी सवाल, आप आईपीसी के लिए महाराष्ट्र नागपुर में आए हैं, तो आईपीसी के रिगार्डिंग आपका क्या मैसेज रहेगा? आईपीसी का ऑर्गेनाइजिंग जो लोकल कमेटी, उन्होंने अच्छा मैनेज किया, और पूरे इंडिया से जो लोग आए हैं, टीचर्स और स्टूडेंट, और स्पेशली जो हमारे आज के गेस्ट थे नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर जी, तो उन्होंने भी आज एक अच्छा मैसेज दिया कि इंडस्ट्री को ही बढ़ावा देना है, और इंडस्ट्री कैसे शुरू की जाए, और इंडस्ट्री का जो देश का ग्रोथ है एक्सपोर्ट बिजनेस में, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए तो देश का और नेशन का बिल्डअप अच्छा होगा। तो हमारा ही सोच यही है कि अच्छे से अच्छे फार्मासिस्ट डेवलप हो, और वही फार्मासिस्ट देश के बिल्डअप में मीन्स नेशन के बिल्डअप में काम में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क हो, जिससे हमारी दवाई का क्वालिटी और दवाई का कॉस्ट कम हो, और पूरे वर्ल्ड को हम दवाई और फार्मासिस्ट सप्लाई कर सके, वैसा हमारा मैसेज। सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारे प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ावा देने के लिए आप जो कुछ काम कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो समय मतलब और ज़्यादा लगेगा। तो हम फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे। महाराष्ट्र में आप फिर से आएँगे, तो हम आपका डिटेल में इंटरव्यू लेंगे। आपने इतना मतलब अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।